वो जो मन में आता है बोल देते हैं, और उसे बोलने वाले की मुसीबत हो जाती है कि फिर कुछ तो उसके आसपास आने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूंगा कोशिश, बेकार होगी। तो संजय को एक चीज की याद दिला दूं, ये हमारे यहाँ विनय का बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन इतनी विनय भी नहीं होनी चाहिए कि मित्र की प्रशंसा कर रहे हों और उसकी प्रशंसा के साथ अपनी भी प्रशंसा करनी पड़ जाए तो मौन धारण कर जाए। तो इन्होंने एक बड़ी सुंदर पुस्तक है जो संभव ही न होती अगर संजय न होते, उसका जिक्र ही नहीं किया है। तो मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझ लें कि ये जो आदमी बैठा हुआ है मेरा परिचय कराने वाला, वो किस पाए का आदमी है। हम लोग आईआईटी गेस्ट हाउस, आप ही के यूनिवर्सिटी वाले आईआईटी के गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे, मेरी पत्नी, ये राजकुमार और मैं। ऐसी बातें चल रही थी तो संजय ने और राजकुमार ने कहा कि ये जो तुम इतना संगीत पे बोलते रहते हो, किससे सुनाते हो, तो बैठ के हम लोग बातें करेंगे। तो मैंने कहा उस पर क्या बातें करेंगे, लेकिन मेरी पत्नी को लगा कि नहीं, कुछ गुंजाइश है। तो एक दिन फोन आया संजय का कि मैं गुड़गांव आ रहा हूँ। हम लोग गुड़गांव में रहते थे उस वक्त। तो ये बस एक फोन करके आ धमके गुड़गांव। और अब सोचिए कि क्या बहुमुखी प्रतिभा इस आदमी में होगी। अपना कैमरा लाए, अपना ही वो सारा रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त किया, और 7 दिन लगातार, सवेरे 2-2.5 घंटे और शाम को 2-2.5 घंटे ये मुझे बिठा लेते थे, और 7 दिन तक सवेरे शाम संगीत की चर्चा हम लोग करते रहे। और उसको ट्रांसक्राइब किया संजय ने। ये 29 घंटे की हम लोगों की चर्चा। आप सोच सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इतनी जहमत उठाए, आ रहा है, सारे काम खुद कर रहा है, और तो और जो किसी लिपिक को करना चाहिए था वो काम भी ये प्रोफेसर कर रहा है। और एक किताब बन गई, सुर संसार सुधीर संजय संवाद। ये सुधीर संजय संवाद जो संभव ही न होती बगैर संजय के, उसका इन्होंने जिक्र भी नहीं किया। संजय, तुम्हारी और मेरी किताब इतनी बुरी भी नहीं है कि तुम मौन साध जाओ उसके बारे में। तो मित्रों, ये मैंने अपनी तरफ से जरूरी समझा के जोड़ दिया। कल का विषय भी आपको आज ही बता दूं। कल का विषय होगा महात्मा और महामना, हमारे वक्त के 2 आदर्श हिंदू। तो आज जो बात होगी, जिसकी चर्चा मैं एक ऐतिहासिक संदर्भ में करूंगा, वही चर्चा कल आगे बढ़ेगी इन 2 व्यक्तियों को केंद्र में रख के। लेकिन चूंकि चर्चा का केंद्र है राष्ट्र धर्म और राष्ट्र धर्म, और चूंकि आज हमारे राष्ट्र ने एक नया रूप ले लिया है जिसका धर्म से सीधा संबंध है, तो ये मुझे लगता है हमारा दायित्व बन जाता है कि किसी राष्ट्र में या भारत नाम के राष्ट्र में जब आप रह रहे हैं,
तो हिंदू होने का अर्थ क्या है और हिंदू होने का दायित्व क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्रवाद कह देना बड़ा आसान है, लेकिन उसके साथ जो खतरे जुड़े हैं, जो जोखिम है, उसका सामना भी करना पड़ेगा। और मान लीजिए खुदा न खास्ता वो ही रूप कल के भारतीय राष्ट्र का होगा, तो वो हिंदू राष्ट्र कैसा राष्ट्र होगा? वो गांधी का हिंदू राष्ट्र होगा, महामना का हिंदू राष्ट्र होगा, या हिंदुत्व का हिंदू राष्ट्र होगा? ये मुझे लगता है कि एक बड़ा बुनियादी सवाल है जिसका कि हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। हम जहां बैठे हुए हैं ये एक मूल्य का केंद्र है, महामना के नाम से मूल्य अनुशीलन केंद्र बनाया गया है। तो जब हम कोई बात करेंगे तो तथ्य तो अपनी जगह आएंगे ही, लेकिन जो मूल्य है उस मूल्य को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप धर्म की बात करें, आप राष्ट्र की बात करें, जो भी आप बात करें, उसके आधारभूत मूल्य क्या होंगे? वो मूल्य वांछनीय होंगे या अवांछनीय होंगे? वो मूल्य सबका भला करेंगे या कुछ का भला करेंगे? तो ये मूल्य पर हमें खासतौर से अपनी नजर गड़ाए रखनी होगी कि ये कौन से मूल्य हैं जो इस सब के पीछे हैं, जो इसकी बुनियाद में है। और उस वक्त ये बहुत ध्यान देना होगा कि जो दावा किया जा रहा है वो दावा वास्तव में सही है या कहा कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा आज और कल। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्र से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। उसको कह लीजिए राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद। और मैं 19वीं सदी से अपनी बात शुरू करूंगा और उसमें आपका बनारस भी एक हद तक केंद्र में आ जाएगा। जब हम भारतीय राष्ट्रीय चेतना के इतिहास की बात करते हैं तो हमें अपनी बात भारतीय राष्ट्रीय चेतना से नहीं करनी होगी, भारतीय राष्ट्रीय चेतनाओं से करनी होगी। हम ये मान के बैठे हुए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना कोई एक चेतना है जो विकसित होती रही है और आज जो भी रूप उसका है वो रूप अख्तियार कर चुकी है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये राष्ट्रीय चेतना का इतिहास नहीं है, राष्ट्रीय चेतनाओं का इतिहास। अब कैसे राष्ट्रीय चेतनाओं का इतिहास है? ये राष्ट्रीय चेतनाओं की अपनी बहुलता जो रही है, जो प्लूरैलिटी रही है राष्ट्रीय चेतनाओं की, मैं थोड़ी उसकी बात करना चाहता हूं। ये दो तरह से राष्ट्रीय चेतनाएं हमारे यहाँ विकसित हुई, मोटा मोटी। आप और चाहेंगे तो फिर 3 और 4 भी कर सकते हैं,
लेकिन मोटा मोटी दो चीजों के आधार पर राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। अब एक चीज तो हम मान के ही चलते हैं कि चूंकि औपनिवेशिक काल में राष्ट्रवाद राष्ट्रीय चेतना विकसित हो रही है, तो उपनिवेशवाद तो अपनी जगह है, वो प्रमुख कारण है राष्ट्रीय चेतना के प्रादुर्भाव का और उसके विकास का, वो मान के हम चल रहे हैं। लेकिन हमारा अपना भी एक परिवेश है। भारत में कितनी भाषाएं हैं, किस तरह की सांस्कृतिक बहुलता है, धार्मिक पहचानें कितनी हैं भारत में। तो ऐसा तो है नहीं कि विदेशी आए, औपनिवेशिक सत्ता हमारे यहाँ हुई और हम सब भारतीय की हैसियत से औपनिवेशिक सत्ता का सामना कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। हम हिंदू भी हैं, हम व्यापारी भी हैं, हम जमींदार भी हैं, हम किसान भी हैं, तरह तरह के हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, और हम सबको विदेशी सत्ता का जो अस्तित्व है हमारे यहाँ, उसका सामना करना पड़ रहा है, चाहे हम उससे लाभ उठा रहे हों, चाहे हम उसके कारण सताए जा रहे हों। जो भी रिश्ता हमारा बन रहा है, वो रिश्ता एक भारतीय की हैसियत से अभी नहीं बन रहा है, वो बनेगा धीरे धीरे जैसे जैसे राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। तो ये जो राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, उसमें एक तो भाषा आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और दूसरा आपका धर्म। हिंदू हैं, वो भी विदेशी सत्ता का सामना कर रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं, उससे जूझ भी रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, पारसी भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये एक भ्रांति हो गई है कि ईसाई तो अंग्रेजों के चहेते थे, तो उनको क्या था, उनको तो फायदे ही फायदे होते थे। असल तो हमारा था, यानी हिंदुओं का या मुसलमानों का। ये बात इतनी आसान नहीं है। अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं केवल भारतीय ईसाइयों का विदेशी सत्ता के साथ क्या संबंध रहा और भारतीय ईसाइयों ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए कितना काम किया है, कितना योगदान उनका रहा है, उसकी भी बात अगर समय हुआ तो मैं करना चाहूंगा। तो एक तो मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि कौन कौन सी राष्ट्रीयताएं या राष्ट्रीय चेतनाएं विकसित हो रही हैं। और दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत जवानी में राष्ट्रवाद का अध्ययन शुरू कर दिया। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ और हम सबका अपना एक निजी इतिहास होता है। मैं मैनपुरी, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मैनपुरी, वहां पैदा हुआ, वहीं मेरे बचपन के 8 साल बीते। तो मुझे याद है, और आप सोच सकते हैं कि उम्र ही क्या रही होगी, लेकिन उस छोटी सी उम्र में मैंने पंडित सुंदरलाल की एक किताब, हिंदी में किताब थी, भारत में अंग्रेजी राज, वो पढ़ी और जितना कुछ मैं समझ सकता था, कोई ऐसी विधिवत पढ़ाई तो उस वक्त तक संभव ही नहीं थी। और मुझे याद है कि मैं फूट फूट के रो रहा था उस किताब को पढ़ते हुए कि अंग्रेजों ने क्या हमारी दशा की, किस तरह से पीड़ित किया हम लोगों को। तो जैसे घुट्टी में ही मुझे ये मिल गया। फिर इत्तेफाकन एमए भी मैंने अंग्रेजी इतिहास में किया। अंग्रेजी मेरे मुंह से निकल गया तो वो असत्य नहीं है। मेरे पिता ने मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजा। वो समझते थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अच्छी तो यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। वो खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे और अंग्रेजी में उन्होंने मेरा दाखिला करा दिया।
15 दिन मैंने अंग्रेजी MA की पढ़ी और उसके बाद वहाँ एक डिप्टी रजिस्ट्रार थे, मोहिले जी। मोहिले जी मेरे पिता के बड़े भाई की तरह थे नागर ब्राह्मण, लेकिन वो यूपी में रच बस गए थे। तो मैं गया एक दिन उनके घर, मैंने उनके पैर छुए तो कहा खुश रहो बेटा। मैंने कहा ताऊ जी खुश तो तब रहे जब आप अंग्रेजी मेरी छुड़वा दीजिए। तो बोले दिमाग खराब है। मैं कहा नहीं ताऊ जी, मेरा इतिहास में आप बोले कोई तुम्हारा एडमिशन अंग्रेजी में हुआ है, थोड़ी ये घर की खेती है, 15 दिन में अंग्रेजी का कर रहे हो, अब इतिहास का। मैंने कहा चाहता हूँ जी अब आप जो कुछ करें। तो बोले